हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से इस वीडियो में हम साइंस के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं और ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड लिए हैं और इम्पोर्टेंट लिए हैं। आजकल एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित रोग है? तो इसका उत्तर होगा हैजा। हैजा एक जल जनित रोग होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। और जो हैजा है यह बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाला रोग है और इसके जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ऑप्शन ए में दे रखा है चेचक, तो चेचक को स्मॉल फॉक्स भी कहते हैं। चेचक को स्मॉल फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है और जो चेचक होता है यह वायरस या विषाणु से होने वाला रोग है और इसका जो विषाणु है उस विषाणु का नाम है वेरिओला वायरस से। तो ये बात आपको चेचक से संबंधित ध्यान रखनी है। अब ऑप्शन बी में दे रखा है मलेरिया, तो मलेरिया परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। मलेरिया परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और इसका जो परजीवी होता है उस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। और एक बात आपको इससे और ध्यान रखनी है कि जो इसका वाहक मच्छर होता है उस वाहक मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज। तो ये बात आपको मलेरिया से ध्यान रखनी है। और ऑप्शन डी में दे रखा है तपेदिक, तो तपेदिक को हम यक्ष्मा रोग के नाम से भी जानते हैं, तपेदिक को हम टीबी नाम से भी जानते हैं, तपेदिक को हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। और ये तपेदिक रोग जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और इसके जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो पहले क्वेश्चन से आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन बी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये विटामिन पानी में अघुलनशील होते हैं। ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये दोनों बातों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो इसका उत्तर होगा यूरिया। यकृत का कार्य यूरिया का उत्पन्न करना होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। होता क्या है कि हमारे रुधिर में थोड़ी मात्रा में अमोनिया होती है, तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम करता है यकृत और यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो आपको यूरिया के बारे में ध्यान रखना है। यूरिया को कार्बामाइड नाम से भी जानते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बामाइड के नाम से किस यौगिक को जानते हैं? तो इसका उत्तर होगा यूरिया को। और यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2CONH2। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा वेसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। और महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। मेल की नसबंदी को कहते हैं वेसेक्टोमी और फीमेल की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो इसका उत्तर होगा मेंढक के। जो मेंढक होता है वो अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अब आपको इस क्वेश्चन से कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो बातें एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और वो कौन सी है कि जो मेंढक होता है इसके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मेंढक के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। और जो मछली होती है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं और कबूतर के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। और तिलचट्टा के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि तिलचट्टा ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है। तो जो तिलचट्टा होता है ये ऑर्थोपोडा संघ का जंतु होता है
और जो ये ऑर्थोपोडा संघ है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, इनमें से चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा पैरामीशियम। पैरामीशियम जंतु चप्पल की आकृति के समान एक जंतु होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अब जो पैरामीशियम है ये एक प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। जो पैरामीशियम है ये प्रोटोजोआ संघ का जंतु होता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, और ये बात एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है कि जो हरा प्रोटोजोआ है वो किसे कहते हैं? तो हरा प्रोटोजोआ युग्लिना को कहा जाता है। तो ये दो बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके संशोधन के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा विवादित जनकता के संशोधन के लिए। डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग विवादित जनकता के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा लवक। और जो गोल्जिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है और अंतःप्रद्योजालिका, ये तीनों अंगक पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं जबकि जंतु कोशिका में भी उपस्थित होते हैं। लेकिन जो लवक है ये लवक जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं, ये केवल पादप कोशिका में ही उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा साइटोकाइनिन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कहीं पे अलग से नोट कर लीजिए। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अब जो साइटोकाइनिन है इसकी खोज तो की थी मिलर ने, और इसका जो नामकरण किया था वो किया था लिथाम ने। इसकी खोज तो की थी मिलर ने और इसका नामकरण किया था लिथाम ने। तो ये दोनों बातों आपको ध्यान रखनी है। और जो ऑप्शन ए में रखा है एब्सिसिक एसिड, यह एक ऐसा पादप हार्मोन होता है जो पादप की वृद्धि को रोक देता है। तो इसका मतलब यह है कि एब्सिसिक एसिड को वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन बी में रखा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को फूल बनने में मदद करने वाला हार्मोन कहते हैं। जबकि एक हार्मोन और होता है जिसका नाम है फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। तो इन दोनों में आपको डिफरेंट ध्यान रखना है। और ऑप्शन डी में रखा है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन पादप हार्मोन का कार्य पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करना होता है। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेलिक्स परप्यूरिया। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से सेलिक्स परप्यूरिया लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अब आपको इस क्वेश्चन से संबंधित एक बात ध्यान रखनी है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है? तो इसका उत्तर होगा सिकोया। जो सिकोया है ये संसार का सबसे लंबा वृक्ष होता है। और सिकोया को एक अन्य नाम से जानते हैं और वो नाम है कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से सिकोया को जाना जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? तो इसका उत्तर होगा नींबू में। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नींबू या संतरा, इन दोनों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। जबकि ऑप्शन ए में रखा है इमली, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी में रखा है दूध, तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और ऑप्शन सी में रखा है सेब, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा पायरीन के नाम से। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा।
और इसका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CCl4। अब ऑप्शन में ए में दे रखा है मार्स गैस से, तो मार्स गैस के नाम से मीथेन को जाना जाता है। ऑप्शन बी में दे रखा है मस्टर्ड गैस से, तो मस्टर्ड गैस के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इस गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था और मस्टर्ड गैस को सल्फर मस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है, तो इसका उत्तर होगा ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से व्यक्त की जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है, तो पेट्रोलियम का शोधन परभाजी आसवन विधि से किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, तो इसका उत्तर होगा हीलियम। हीलियम उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, जबकि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये तीनों उत्कृष्ट गैस नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की संख्या 6 होती है। उनमें पहली तो है हीलियम, दूसरी है नियोन, तीसरी है आर्गन, चौथी है क्रिप्टोन, पांचवी है जिनोन और छठी है रेडोन। ये 6 उत्कृष्ट गैस आवर्त सारणी में होती है। उत्कृष्ट गैसों को नोबल गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैसों को अक्रिय गैस भी कहते हैं, इनको निष्क्रिय गैस भी कहते हैं और इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, शैंपेन और सोडा में बुलबुले किस कारण उत्पन्न होते हैं, तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। शैंपेन और सोडा में बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ठोस CO2 होती है, ठोस CO2 होती है उसको शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, इनमें से कशिश का तेल किस अम्ल को कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल को कशिश का तेल कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। इसको कशिश का तेल भी कहते हैं और इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको रसायनों का सम्राट भी कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, हेबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा अमोनिया को। हेबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। और अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NH3। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि उच्च दाब पर अमोनिया के साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाने से यूरिया का निर्माण होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी बात, उच्च दाब पर अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अभिक्रिया करवाने पर यूरिया का निर्माण होता है। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस से। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन को वनस्पति तेलों के साथ अभिक्रिया करके वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है और इस अभिक्रिया में जिस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है उस उत्प्रेरक का नाम है निकेल। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, मुख शोधनों या माउथ वॉश तथा टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा सुहागा। मुख शोधनों तथा टूथपेस्ट में सुहागे का उपयोग आमतौर पर किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। सुहागा को बोरेक्स भी कहते हैं।
सुहागा को बोरेक्स भी कहते हैं और बोरेक्स का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है Na2B4O7 10H2O। यह सुहागे का रासायनिक सूत्र होता है, तो ये भी आप कहीं पे नोट कर लेना। नेक्स्ट है, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पोटेशियम नाइट्रेट का। बारूद बनाने में इनमें से पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसको साल्ट पीटर भी कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं, इसको नाइटर के नाम से भी जानते हैं, इसको सोरा के नाम से भी जानते हैं। तो इन नामों से इसको जाना जाता है। और एक बात ध्यान रखना है, जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है KNO3। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा कॉपर सल्फेट का। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अब आपको कॉपर सल्फेट के बहुत से नाम हैं, उन नामों को आपको ध्यान रखना है। तो कॉपर सल्फेट को नीला कशिश कहते हैं, कॉपर सल्फेट को नीला कशिश कहते हैं, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियल भी कहते हैं, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, कॉपर सल्फेट को तूतिया के नाम से भी जानते हैं। जो कॉपर सल्फेट है उसको तूतिया के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CuSO4 5H2O। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, कैलोरीमीटर यंत्र इनमें से किससे बनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा तांबा से। जो कैलोरीमीटर होता है यह यंत्र तांबा से बनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। जो कैलोरीमीटर होता है यह ऊष्मा मापने वाला यंत्र होता है और इसका उत्तर तांबा है, तो तांबा को कॉपर भी कहते हैं। और कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 29। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, तो इसका उत्तर होगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या में व्यवस्थित किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अब आपको इस क्वेश्चन से दो बातें ध्यान रखनी है कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, तो इसका तो उत्तर होगा मेंडलीफ ने। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, तो इसका उत्तर होगा मोसले ने। और मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के रूप में व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट है, तेल का एक बैरल लगभग कितने बराबर होता है? तो इसका उत्तर होगा 159 लीटर के बराबर। तेल का एक बैरल या एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्र की गहराई के। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए में है भूकंप, तो भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन बी में है वर्षा, तो वर्षा को मापने के लिए रेन गेज यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी में है ध्वनि तीव्रता, तो ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। दोस्तों ये थे आज के 25 सवाल। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।